नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, सहआचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय गुड़ा। आज अपन बीए भाग तृतीय आधुनिक विश्व का इतिहास में लैटिन अमेरिकी देशों में जो औपनिवेशिक संस्कृति हुई उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, जो साम्राज्यवाद का विस्तार हुआ और वह साम्राज्यवाद का विस्तार न केवल अफ्रीका या एशिया उपमहाद्वीप में हुआ बल्कि अमेरिकी महाद्वीप पर भी हुआ। हम यहाँ पर उन देशों के और उन देशों की साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों को जानने का प्रयास करेंगे जिन्होंने कि ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश स्थापित किए। सबसे पहले हम दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका के बीच में जो सबसे बड़े देश ने सबसे ज़्यादा साम्राज्यवाद की स्थिति बनाई वह कौन सा था? तो वह था स्पेन। स्पेन ऐसा देश था जिसने 7 बड़े बड़े उपनिवेश स्थापित कर रखे थे और इन 7 उपनिवेशों के माध्यम से बहुत बड़े साम्राज्यवाद की स्थिति को बना लिया था। लेकिन उसने अमेरिकन प्रांत के या अमेरिकी महाद्वीप के इन देशों को या इन देशों पर अधिकार किया, अपने आर्थिक संसाधन बढ़ाए, आर्थिक संसाधनों की वहाँ से व्यवस्था बढ़ाई और उससे अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया और अपनी राजनीतिक स्थिति को विश्व परिदृश्य पर, विश्व पटल पर भी स्थापित करने लगा। लेकिन ऐसे समय में नेपोलियन का भय पूरे यूरोप पर छाया हुआ था और नेपोलियन ने जब स्पेन पर अधिकार कर लिया 1795 ईस्वी में, तो वहां से जितने भी स्पेन के उपनिवेश थे वे धीरे धीरे स्वतंत्र स्थिति में आते हुए चले गए। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि कौन कौन से देश थे जिन पर स्पेन ने अपना साम्राज्यवादी शिकंजा कस रखा था, साम्राज्यवाद बना रखा था। तो 7 राज्यों में उपनिवेश स्थापित कर चुका था स्पेन। और वो 7 बड़े बड़े देश कौन से थे? मैक्सिको, ग्वाटेमाला, अल साल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। ये बड़े बड़े देश थे जिस पर कि स्पेन ने अधिकार स्थापित कर लिया था और अपने साम्राज्यवाद की जड़ें गहरी बना दी थी। और इन क्षेत्रों से, क्योंकि तत्कालीन समय जो औद्योगिक बस्तियां थी उनका डेवलपमेंट हो रहा था और उस डेवलपमेंट के तहत स्पेन ने इन क्षेत्रों को विजित करके यहाँ से आर्थिक दोहन किया और अपनी आर्थिक मजबूती के आधार पर अपनी राजनीतिक स्थिरता को बढ़ाता हुआ चला गया और पूरे विश्व परिदृश्य में अपना झंडा लहराने लगा। लेकिन वहीं पर 1795 में नेपोलियन ने स्पेन पर अधिकार कर लिया और जैसे ही उसने स्पेन को जीता, इस समय 2 और क्षेत्र थे, क्यूबा और पोर्टो रिको, इन पर भी स्पेन का अधिकार था। जैसे ही नेपोलियन ने इसको विजित किया, ये सारे देश जो हैं वह स्वतंत्र स्थिति में आते हुए चले गए। केवल क्यूबा और पोर्टो रिको ये ऐसे क्षेत्र थे जो इसके अधीन रहे और वह 1898 ईस्वी तक इसके उपनिवेश बने रहे। अब यहाँ पर अपन ये जानने की स्थिति करेंगे कि तत्कालीन समय जो 9 बड़े राज्य बताए जाते हैं दक्षिणी अमेरिकी प्रांत के अंदर, वो 9 राज्य कौन कौन से थे, कौन कौन से देश थे जो कि दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र में आया करते थे। तो उनमें देखिए दक्षिण अमेरिका के 9 राज्य हैं। इनमें वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, पैराग्वे, यूरुग्वे, चिली और अर्जेंटीना, ये सारे के सारे दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के देश थे जो कि अलग से अपनी स्थिति को बनाए हुए थे। अब अपन दूसरे नंबर पर देखते हैं पुर्तगाल के उपनिवेश। देखिए, जो औपनिवेशिक संस्कृति थी उस समय, वह साम्राज्यवाद की स्थिति जो थी वह औपनिवेशिक संस्कृति को बढ़ावा दिए जा रही थी। क्यों बढ़ावा दिए जा रही थी? क्योंकि इस समय दूसरे क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित करके उसके आर्थिक संसाधनों का पूरी तरह से दोहन करने में ये साम्राज्यवादी शक्तियां लगी हुई थी
और इस समय दुनिया का कोई भी देश इसमें पीछे नहीं रहना चाहता था, जो कि शक्ति संपन्न था और शक्ति संपन्न के साथ में अपने साधनों की प्रगति दिन प्रतिदिन बढ़ाना चाहता था। तो उसने ऐसी स्थिति में विश्व परिदृश्य में इसकी होड़ मच गई और एक के बाद एक जो देश थे वह अपने उपनिवेश स्थापित करने लगे और इससे साम्राज्यवाद की स्थितियां बढ़ती हुई चली गई। तो पुर्तगाल के उपनिवेश कौन कौन से थे? देखिए, ब्राजील जो था बहुत बड़ा देश था, बहुत विस्तारित देश था और ऐसी स्थिति में ब्राजील के ऊपर जो विस्तारित राज्य था वह पूरी तरह से पुर्तगाल के अधीन था और उस समय वहां का शासक था जॉर्ज सष्टम। अब 1808 ईस्वी में नेपोलियन ने पुर्तगाल पर अधिकार कर लिया और नेपोलियन के पुर्तगाल पर अधिकार कर लेने के कारण जॉर्ज सष्टम वहां से चला गया, भाग गया और ऐसे में यहाँ पर ब्राजील जो था वह 1821 ईस्वी में स्वतंत्र स्थिति में आ गया और स्वतंत्र देश बन गया। जैसे जैसे नेपोलियन ने अधिकार स्थापित करने स्टार्ट किए, यह उपनिवेश धीरे धीरे हटने लगे और अपनी स्वतंत्र स्थिति में आने लगे। तीसरा जो सबसे बड़ा दुनिया का देश था जिसके सबसे ज्यादा विश्व में उपनिवेश थे वह था ब्रिटेन। कहा जाता है कि ब्रिटेन का साम्राज्यवाद और ब्रिटेन के उपनिवेश वह इतने पूरी दुनिया पर बने हुए थे कि कहते हैं कि इसके शासन का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। इसने तत्कालीन समय ब्रिटिश गुयाना, ब्रिटिश होंडुरास, फॉकलैंड, कैरेबियन द्वीप समूह, जमैका, ट्रिनिडाड आदि, यानी कि जो भी वेस्ट इंडीज के जितने भी द्वीप समूह थे उन सारे द्वीप समूह पर ब्रिटेन का अधिकार था और सबसे बड़ा एशियन महाद्वीप में भारत पर भी इसका एकाधिकार था। भारत तो इसके लिए बहुत बड़ी आर्थिक मंडी था। भारत एक ऐसा राज्य था, भारत एक ऐसा पराधीन राज्य था इनके अधीन, जहाँ से कि आर्थिक संसाधन बहुत ही विपुल मात्रा में इनको प्राप्त हुए थे और उनका बहुत ही शक्ति से दोहन इनके द्वारा किया गया था और ब्रिटेन उसी शक्ति के बल पर विश्व परिदृश्य पर भी अपना स्थान बनाने के अंदर पूरी तरह अपनी मजबूती से विश्व के अंदर अपनी स्थिति बनाने के लिए पूरी तरह अपने आप को स्थापित कर रहा था। वह केवल इन उपनिवेशों की साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों और उससे प्राप्त आर्थिक धन के बल पर ही वह कर रहा था। उसके बाद में फ्रांस के उपनिवेश। देखिए, विश्व परिदृश्य में हम ये भी देखते हैं कि फ्रांस और ब्रिटेन के आपस में संघर्ष भी रहे थे और उन संघर्षों के कारण इन दोनों ने औपनिवेशिक संस्कृति में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। न केवल बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया बल्कि एक दूसरे के उपनिवेश को छीनने का प्रयास भी किया। यानी कि साम्राज्यवाद के बाद में साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों के माध्यम से और साम्राज्यवाद को हस्तगत करने की प्रक्रिया भी इन लोगों के द्वारा की गई। तो फ्रांस के अंदर था फ्रेंच गुयाना, ग्वाडेलूप और मार्टिनिका। ये जो बस्तियां थी, दक्षिण अफ्रीकी बस्तियां थी, इनके ऊपर फ्रांस का पूरा अधिकार था और फ्रांस ने छोटे मोटे और बहुत द्वीप समूहों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, जिससे वह भी विश्व व्यवस्था में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा था। पांचवा पक्ष अपन देखते हैं हॉलैंड के उपनिवेश। डच जो थे, डचों ने भी आगे बढ़ करके अपने साम्राज्य को स्थापित करने में किसी प्रकार से पीछे नहीं रहे और औपनिवेशिक संस्कृति में इन्होंने डच गुयाना, सूरीनाम आदि बस्तियों के ऊपर अपने एकाधिकार स्थापित किए और धीरे धीरे अपने आर्थिक साधन मजबूत किए। कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि तत्कालीन समय लैटिन अमेरिकी देशों के अंदर साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति बहुत बढ़ चढ़ करके आगे आ रही थी और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति यानी औपनिवेशिक संस्कृति को बढ़ावा देने और औपनिवेशिक संस्कृति के माध्यम से अपने आर्थिक संसाधनों को मजबूत करने और विश्व परिदृश्य के अंदर अपनी स्थिति को स्थापित करने के लिए आर्थिक संसाधनों के माध्यम से ज़्यादा उपनिवेशों को इन लोगों ने अपने अधीन करना चाहा और इसी नीति के कारण साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति बढ़ती चली गई और वही विश्व युद्ध का प्रमुख कारण भी बनी, जिससे कि इनके आपस के हित टकराने लगे। धन्यवाद।